फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट मींस एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। वे सभी चीजें जो हमें घेरे हुए हैं उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ये एक्सटर्नल कंडीशंस का योग है, मींस इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस जो हमारी लाइफ को, डेवलपमेंट को और हमारे सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। सिंपल मीनिंग ये है कि एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल, प्लांट्स लिव्स एंड ऑपरेट्स। वे सभी कंडीशन जिसमें पर्सन, एनिमल, प्लांट्स रहते हैं या फिर ऑपरेट होते हैं, कार्य करते हैं। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ एंड द वे वी लिव। जिस तरह से हम रहते हैं और हमारे जीवन को वे सभी चीजें प्रभावित करती हैं और इन सभी चीजों को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके कई कंपोनेंट्स हैं, मेन 3 कंपोनेंट्स हैं: नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, लिविंग जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं और नॉन लिविंग मींस एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, माउंटेन्स एक्सेट्रा आते हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट को हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसमें रोड्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा आते हैं। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में ह्यूमन रिलेशनशिप, कस्टम्स, बिलीफ्स और वैल्यूज आते हैं। अब हम मेन 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। Natural environment refers to all those things that occur in nature without human intervention. Natural environment में वे सभी चीजें आती हैं जो नेचर में हैं। इसमें मेन 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा आते हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मींस ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बींग्स ने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्रिएट किया है या मॉडिफाई किया है। इसके कंपोनेंट्स है लाइक बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अब एरिया और सराउंडिंग के बेसिस पर एनवायरनमेंट 3 तरह का होता है: फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं लाइक लैंड, एयर, वाटर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो एनवायरनमेंट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा आते हैं और उनका इंटरेक्शन भी आता है। सोशल एनवायरनमेंट में ह्यूमन रिलेशनशिप्स, कल्चर, वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस आते हैं। और इंटरेक्शन के बेसिस पर एनवायरनमेंट 2 तरह का है: इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, ऐसी कंडीशंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है लाइक बॉडी, टेम्परेचर, सेल्स एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वे सभी चीजें आती हैं जो ऑर्गेनिजम्स के बाहर है और उनकी सर्वाइवल और बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एनवायरनमेंट की मीनिंग और उसके टाइप्स को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट के मेन 3 कंपोनेंट्स है: बायोफिजिकल सराउंडिंग, इसमें बायोलॉजिकल और फिजिकल सराउंडिंग दोनों इंक्लूड की गई है, ह्यूमंस और कल्चर। इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को समझने के लिए स्किल्स और एटीट्यूड को डेवलप करना जरूरी है। तो ऐसी प्रोसेस जिससे हम स्किल्स और एटीट्यूड को डेवलप कर सके ताकि हम ह्यूमन, कल्चर और बायोफिजिकल सराउंडिंग के इंटर रिलेशनशिप को समझ सके और अप्रिशिएट कर सके, एनवायरमेंटल एजुकेशन कहलाती है। इसमें इन तीनों कंपोनेंट्स की रिलेशनशिप को समझाया जाता है और इसका मेन एम है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के प्रति अवेयरनेस, कंसर्न और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना और इंडिविजुअल्स को एनकरेज करना कि वे अपने एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिव एक्शन ले सके। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है बल्कि इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज के प्रति अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, केयर और रेस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड डेवलप किया जाता है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्किल्स डेवलप की जाती हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेशन एनकरेज किया जाता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। इससे इंडिविजुअल्स की हेल्प की जाती है कि वे एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव हो और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। नेक्स्ट है नॉलेज। इसके थ्रू इंडिविजुअल्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है अबाउट देयर एनवायरनमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड चैलेंजेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स में वैल्यूज और फीलिंग्स, एटीट्यूड डेवलप किया जाता है फॉर द एनवायरनमेंट और उनको मोटिवेट किया जाता है कि वे एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट और प्रोटेक्शन के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। स्टूडेंट्स में स्किल डेवलप की जाती है ताकि वे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके और उनके सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। ये इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि वे एक्टिवली सभी लेवल्स पर एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वर्क कर सके। नेक्स्ट है एक्शन कॉम्पिटेंसी। ये स्टूडेंट्स या लर्नर्स में एक्शन कॉम्पिटेंसी डेवलप करता है, ये उनको एम्पावर करता है कि वे इन्फॉर्म्ड और रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस लें और मीनिंगफुल एक्शंस ले सके। अब हम इसके स्कोप को जानते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन कई एजेंसीज के थ्रू इम्पार्ट की जाती है। पहली है फॉर्मल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्कूल, कॉलेज के करिकुलम में सभी लेवल्स पर इंटीग्रेट किया है ताकि बच्चों को एजुकेट किया जा सके और इसकी लर्निंग प्रोजेक्ट, केस स्टडीज, फील्ड वर्क
और एनवायरमेंटल क्लब्स के थ्रू प्रमोट की गई है। इसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी इम्पार्ट किया जाता है। एनजीओ, मीडिया, कैंपेन्स, एग्जीबिशंस, कम्युनिटी एक्टिविटीज में भी एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल लर्निंग। ये हम पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग के थ्रू भी सीखते हैं कि हमें कौन सी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी है। नेक्स्ट है लोकल से लेके ग्लोबल लेवल तक एनवायरमेंटल इश्यूज पर फोकस किया जाता है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन एक्सेट्रा। लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स क्या है, लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, और ग्लोबल लेवल की कंसर्न्स क्या है, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। ये सब थियोरेटिकल नहीं है, ये लर्नर्स को एनकरेज करती है कि वे रियल लाइफ सॉल्यूशंस के लिए एंगेज्ड हो, लाइक ट्री प्लांटिंग, क्लेanलीनेस ड्राइव्स, एनर्जी कंजर्वेशन एक्सेट्रा। अब हम इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम अवेयरनेस रेज कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बता सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। इससे इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं ताकि वो एनवायरमेंट पर ह्यूमन बींग्स के इम्पैक्ट को एनालाइज कर सके, समझ सके और इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंडिविजुअल्स में एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेवलप करता है जिससे वे नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज कर सके। नेक्स्ट है इट फॉस्टर्स एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। ये लर्नर्स को मोटिवेट करता है कि वे इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाएं। नेक्स्ट है सपोर्ट पॉलिसी एंड एडवोकेसी। ये इन्फॉर्म्ड सिटीजंस क्रिएट करता है जो एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सके और ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट इसे सभी लेवल्स पर इंटीग्रेट किया गया है ताकि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को एनकरेज किया जा सके, क्योंकि ये सभी डिसिप्लिन्स को कंटेंट प्रोवाइड करता है। और एनवायरमेंटल एजुकेशन आप सभी डिसिप्लिन्स में देखेंगे तो ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप करता है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को एनकरेज करता है। अब हम इसके प्रिंसिपल्स को जानते हैं। प्रिंसिपल्स मींस बेसिक बिलीफ्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ाते समय हमें किन जनरल आइडियाज को हमारे माइंड में रखना चाहिए। पहला है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एनवायरमेंटल एजुकेशन ड्रॉस नॉलेज एंड इनसाइट्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स। पहली बात है कि इसको आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसने अपने कंटेंट को वेरियस डिसिप्लिन से ड्रॉ किया है, तो इसको पढ़ाने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए या यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। ये एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करता है एज अ सिस्टम जिसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम एक कंप्लीट होल है जिसमें कई कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। तो इससे क्या होता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड लर्निंग। ये वैल्यूज को प्रमोट करता है, जैसे रेस्पेक्ट फॉर नेचर, कंपैशन फॉर लिविंग बीइंग्स, कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये भी ध्यान रखना है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाते समय स्टूडेंट्स में वैल्यूज डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है, ये थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहती है वाया एक्सपीरियंस, मीडिया एंड सोसाइटल इंटरेक्शन। ये लोकली रेलेवेंट है और ग्लोबली इंपॉर्टेंट है। ये लोकल इश्यूज पर भी फोकस करती है और ये ग्लोबल प्रॉब्लम से भी कनेक्टेड है। लोकल इश्यूज जैसे पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट इन वंस टाउन, और ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन एक्सेट्रा। ये लर्नर सेंटर्ड और पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। इसमें इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन, लर्नर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन एनकरेज होना चाहिए क्योंकि इससे वो बेहतर रूप से अपने एनवायरनमेंट को समझ सकेंगे। और ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये एक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिन है। इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट फॉस्टरिंग पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शंस एंड बिहेवियर चेंज। इसमें सिर्फ हम नॉलेज डेवलप नहीं करते हैं बल्कि पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शंस को भी डेवलप करते हैं ताकि वो अपने एनवायरमेंट को चेंज कर सके, अपने बिहेवियर को चेंज कर सके। नेक्स्ट है फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग। ये लर्नर्स की हेल्प करता है कि वे अपने एक्शन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देख सके और ऐसे डिसीजन ले सकें जिससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंश्योर हो सके। अब हम जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। सबसे पहले हम जानेंगे इकोलॉजी के बारे में। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप है, तो ऐसी स्टडी जो इस रिलेशनशिप को समझने में हमारी मदद करती है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट। और इकोलॉजी हमारी मदद करती है ये समझने में कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में। नाम से ही क्लियर है, इकोसिस्टम इट इज अ सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एनवायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों होते हैं और दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग
कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. इट इज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एक्सेट्रा. हम जानते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में. ये ऐसी स्टेट है जहां पर स्पीशीज और एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं. इट इज अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद इन अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर स्पीशीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल. लेकिन ह्यूमन इंटरफियरेंस से ये बैलेंस बिगड़ सकता है. लाइक डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन कैन डिस्टर्ब दिस बैलेंस. नेक्स्ट इज फूड चेन. इट इज द चेन दैट शोज हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम. ये ऐसी चेन है. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स where each one is eaten by the next in the line. For example, grass is eaten by grasshopper, grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake, and snake is eaten by eagle. So it shows how energy flows through an ecosystem. Next is pollution. It means the presence or introduction of harmful substances into the environment. Environment में harmful substance का presence को हम pollution बोलते हैं. इसके कई types होते हैं like air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. नेक्स्ट इज पॉल्यूटेंट्स. ये वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक वेस्ट, हेवी मेटल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं फॉर ह्यूमंस यूज फॉर देयर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट. वे सभी रिसोर्स जो ह्यूमंस अपने सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं और जिन्हें हमें नेचर ने प्रोवाइड किया, उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. ये दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस को अर्थ एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लिया जाता है, कीपिंग द प्लैनेट वार्म. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कीपिंग द प्लैनेट वार्म. एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. यदि ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर ली जाएंगी तो हीट बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ सकती है. नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं जिसको नेचुरल प्रोसेस से ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जैसे फूड वेस्ट, पेपर, कॉटन एक्सेट्रा. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं जिनको नेचुरली ब्रेक डाउन करना इजी नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास. नेक्स्ट इज बायोस्फीयर. ये जोन ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ इंक्लूडिंग लैंड, वाटर and air where organisms live. It includes all ecosystems and living beings. इसमें सभी इकोसिस्टम और लिविंग बींग्स इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी. ये वैरायटी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ कहलाती है. मींस जितने भी तरह का जीवन है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोसिस्टम्स दे फॉर्म. और इन ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम बनाते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा होता है. High biodiversity helps to maintain ecological balance and resilience. यदि बायोडाइवर्सिटी अच्छी है तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और उसके कॉजेस को डिस्कस करेंगे. ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट और हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम पर होते हैं. सो इट ऑकर्स व्हेन द नेचुरल बैलेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज डिस्टर्ब. So let's know its major causes. First major cause है deforestation. It means cutting down of trees and clearing of forest. पेड़ों को काटना और जंगलों को साफ करना. And it is due to agriculture, urbanization and industrial use. खेती के लिए, शहरीकरण और औद्योगिक उपयोग के लिए पेड़ों को काटा जाता है और जंगलों को साफ किया जाता है. इसके कॉजेस हैं सिटीज और रोड्स को एक्सपैंड करने के लिए, लॉगिंग और टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, मीन्स लकड़ी उद्योग के लिए काटा जाता है. एग्रीकल्चर एंड कैटल ग्रेजिंग, खेती के लिए और पशुओं के चारे के लिए काटा जाता है. एंड नेक्स्ट इज माइनिंग एक्टिविटीज. इसके इफेक्ट्स बहुत ही हार्मफुल हैं. इससे बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कम होता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और सॉइल इरोशन और डेजर्टिफिकेशन भी होता है. नेक्स्ट मेन कॉज है सॉइल इरोशन. इट मीन्स रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल. मिट्टी की जो उपजाऊ परत है उसका कम होना. इसके कई कारण है. विंड से, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज से टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल कम होती है. इसके कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन. जितना जंगलों को हम काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, उतना ज्यादा मिट्टी को नुकसान होगा. नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल. इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस. यदि फार्मिंग प्रैक्टिसेस सही नहीं है इससे भी सॉइल इरोशन होता है. एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज. इसके इफेक्ट्स भी हार्मफुल है. इससे सॉइल की
फर्टिलिटी कम होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती है, रिवर्स और डैम्स में सेडिमेंटेशन बढ़ता है और डेजर्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट मेन कॉज है इसका एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्सटेंशन का मतलब है अर्थ से कंप्लीटली किसी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज का कम होना या पूरी तरह से डिसअपियर हो जाना। व्हेन अ स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल कंप्लीटली डिसअपियर्स फ्रॉम अर्थ। इसके कॉजेस है, पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से हैबिटेट को नुकसान पहुंचना। नेक्स्ट है पोचिंग एंड इलीगल हंटिंग। पोचिंग मींस खाने के लिए जानवरों को मारना। नेक्स्ट है पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज और इन्वेजिव स्पीशीज। इसका मतलब है एनवायरनमेंट में एक नई स्पीशीज का इंट्रोड्यूस होना जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। और इसके इफेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, फूड चेन और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है और इससे जेनेटिक लॉस होता है विच कैन अफेक्ट मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉज है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। मींस ओजोन लेयर का अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर में कम होना, पतला होना, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। इसके कारण है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोजोल्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज करना, इंडस्ट्रियल एमिशंस और केमिकल प्रोसेस। इसके इफेक्ट्स हैं जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसकी पहुंच अर्थ पर बढ़ जाएगी और स्किन कैंसर और ह्यूमंस में कैटरेक्ट का रिस्क बढ़ जाएगा। इससे मैराइन लाइफ और प्लांट ग्रोथ भी डिस्टर्ब होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा और क्लाइमेट चेंज भी फ्रीक्वेंटली होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के मीनिंग और उसके मेन कॉजेस को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। ये दुनिया का पुराना और सबसे बड़ा ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करता है और नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, एनजीओ और कम्युनिटीज को साथ में लेके आता है ताकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जा सके। और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1948 में इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उसका पुराना नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर और ये एक एनजीओ है, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब बायोडाइवर्सिटीज को कंजर्व करना, नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज प्रमोट करना, एनवायरमेंटल पॉलिसी और लॉज को इन्फ्लुएंस करना और कंजर्वेशन में साइंटिफिक रिसर्चर्स को सपोर्ट और डेवलप करना। उसके की फंक्शंस है लाइक थ्रेटन्ड स्पीशीज की रेड लिस्ट तैयार करना। इसका मोस्ट वेल नोन कंट्रीब्यूशन है ये स्पीशीज को कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है जैसे एक्सटेंट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न। और ये वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन एक्शंस को गाइड करता है, मींस जो संरक्षण के जो प्रयास है उनको दिशा निर्देश ये देता है। इकोसिस्टम मैनेजमेंट, ये फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, मैराइन एनवायरनमेंट, डेजर्ट्स के संरक्षण को सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। ये पॉलिसी में एडवाइस देता है, ये गवर्नमेंट और यूएन को एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और एग्रीमेंट में एडवाइस देता है। और ये कन्वेंशंस में साइंटिफिक इनपुट प्रोवाइड करता है जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CITES और रामसार कन्वेंशन। ये नॉलेज को शेयर करता है, ये रिसर्च गाइडलाइंस और रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है और स्पीशीज और प्रोटेक्टेड एरियाज के डेटाबेस को ये मेंटेन करता है और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है। मींस ये कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशंस को कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस और एनवायरमेंटल गवर्नेंस में ट्रेन करता है। इसकी मेंबरशिप और स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इसमें 1400 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और इसके मेंबर्स में गवर्नमेंट, एनजीओस और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड होते हैं। और इसमें 15,000 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो इस नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। आइए इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस को जानते हैं। इसने रेड लिस्ट तैयार की है स्पीशीज की ताकि उनको बचाया जा सके और ये नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। और इसने कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया है और इसने ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसी और अवेयरनेस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने IUCN को डिस्कस किया, which stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Thank you so much. एपिको मूवमेंट, ये चिपको मूवमेंट का रीजनल रेस्पॉन्स है और इसका जो मेन फोकस था वो कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स पर था। ये जो टर्म एपिको है वो कन्नड़ भाषा के टर्म से लिया गया है जिसका अर्थ है गले लगाना या हक करना। ये चिपको की तरह ही है और इसका जो एम्फेसिस था वो रीजन के जंगलों को बचाने का था। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन से बचाना और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता को बढ़ाना कि जो जंगल है
उनका पर्यावरणीय महत्व क्या है, इस जागरूकता को फैलाना और जंगलों को बचाने के लिए लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज प्रमोट करना। जंगल के जो संसाधन है उनका यूज भी होता रहे और जंगल खत्म भी ना हो। आइए इसके की इवेंट्स और लीडर्स के बारे में जानते हैं। इसे 1983 में सुलेहाली गांव से शुरू किया गया। ये गांव कर्नाटक की उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है और इसके लीडर जीडी आगरकर और लोकल विलेजर्स थे, स्पेशली विमेन। और इस मूवमेंट में गांव के लोगों ने पेड़ों को गले लगाया ताकि उनको काटने से बचाया जा सके। आइए इसके सिग्निफिकेंस को हम जानते हैं। चिपको मूवमेंट की तरह ही एपिको मूवमेंट ने लोकल कम्युनिटीज को यूनाइट किया, उनको जोड़ा ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, जंगलों को बचाया जा सके। और वेस्टर्न घाट्स के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में अवेयरनेस को भी बढ़ाने में इस मूवमेंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका महत्व ये है कि इसने लोगों को जोड़ा ताकि सभी मिलकर जंगलों को बचा सके और इस मूवमेंट के थ्रू लोग ये जाने कि जंगलों का पारिस्थितिक महत्व क्या है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एपिको मूवमेंट को डिस्कस किया। आगे के वीडियोस में हम नर्मदा बचाओ आंदोलन को जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। भारत में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई मूवमेंट्स चलाए गए, जैसे चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और वेस्टर्न घाट्स प्रोटेक्शन मूवमेंट। इस वीडियो में हम चिपको मूवमेंट को जानेंगे। इंडिया का ये फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट है और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण जो जंगलों की कटाई हो रही थी उससे आंदोलन को चलाया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव था इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग से फॉरेस्ट को बचाना, जो जंगलों की कटाई हो रही थी उससे जंगलों को बचाना और फॉरेस्ट के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से सबको अवेयर करना। जंगलों का पारिस्थितिक महत्व होता है, इससे इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है, उसकी अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना और जो कंजर्वेशन एफर्ट्स थे, बचाने के जो प्रयास थे, उनको बढ़ाने के लिए लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना, स्पेशली विमेन को। आइए इसके मेजर जो इवेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं और उनके लीडर के बारे में जानते हैं। ये मूवमेंट उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट से 1973 में शुरू हुआ। उसके बाद ये मूवमेंट उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी चला और बाद में पूरे देश में। इसको सुंदरलाल बहुगुणा ने लीड किया, जो एक फेमस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे और उन्होंने जो तरीका अपनाया वो हम जानते हैं। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों को गले लगाया। गांव के जो लोग थे, स्पेशली जो महिलाएं थी, उन्होंने फिजिकली पेड़ों को हग किया ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। इसके बाद ये मूवमेंट उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स में और बाद में पूरे देश में स्प्रेड हो गया। आइए इसके सिग्निफिकेंस को हम जानते हैं। इस मूवमेंट ने पब्लिक अवेयरनेस को रेज किया अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडिया का एक बहुत ही पायनियरिंग एनवायरमेंटल मूवमेंट ये माना जाता है और इस मूवमेंट ने फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन और रूरल लाइवलीहुड को लिंक किया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चिपको मूवमेंट के बारे में जाना और कमिंग वीडियोस में हम एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और वेस्टर्न घाट्स प्रोटेक्शन मूवमेंट्स को जानेंगे। सो प्लीज वॉच माय वीडियोस। यदि आपके लिए ये यूजफुल है तो आप प्लीज इन्हें लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फेमस एनवायरमेंटलिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सुंदरलाल बहुगुणा की लाइफ और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को जानते हैं। वे फेमस एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और गांधीयन फिलोसफी को मानने वाले थे। उन्होंने उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट को लॉन्च किया और उसको लीड किया 1970 में, जहां गांव वालों ने कॉन्ट्रैक्टर से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाया। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर जोर दिया और उन्होंने बड़े डैमों के कंस्ट्रक्शन का विरोध किया, स्पेशली टेहरी डैम प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट अच्छे नहीं थे। और उन्होंने इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का नारा दिया और उन्हें 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम डॉक्टर वंदना शिवा के बारे में जानते हैं। वे फेमस एनवायरमेंटलिस्ट, इको फेमिनिस्ट, फिजिसिस्ट और ऑथर रही हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड सॉवर्निटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एडवोकेट किया, इस पर जोर दिया। सीड सॉवर्निटी का मतलब है कि किसानों के पास उनके बीजों को प्रोटेक्ट करना और उनको बेचने का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने नवधान्या को फाउंड किया। इस मूवमेंट के थ्रू उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया और नेटिव सीड्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स,
केमिकल फर्टिलाइजर्स और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से एग्रीकल्चर का विरोध किया। उन्होंने फेमिनिज्म और इकोलॉजी को कनेक्ट करने पर काम किया। उन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने में फीमेल्स के रोल को या विमेन्स के रोल को प्रमोट किया और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी जैसे स्टेइंग अलाइव, अर्थ, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, और उन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड और सिडनी पीस प्राइज भी मिले। अब हम मेनका गांधी के बारे में जानेंगे और उनके एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे। वे बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने पीपल फॉर एनिमल्स को फाउंड किया। ये इंडिया की सबसे बड़ी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने एनिमल क्रूअल्टी, अनएथिकल ट्रीटमेंट्स इन लैब्स, जूस एंड फूड इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट लॉस को एडवोकेट किया, मींस इनके विरोध में कानून बनने चाहिए। और उन्होंने वेजिटेरियनिज्म और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया और उन्होंने एज अ मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कई एनिमल प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कई बुक्स लिखी ऑन एनिमल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अब हम शिवराम कारंत के बारे में जानेंगे। बाय प्रोफेशन वे राइटर, एनवायरमेंटलिस्ट, फ्रीडम फाइटर और कर्नाटका के कल्चरल आइकन है। उन्होंने पोटेंशियल इकोलॉजिकल हार्म्स की वजह से कर्नाटका में कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपोज किया और उन्होंने वेस्टर्न घाट्स को बचाने के लिए कई अभियान चलाए और कर्नाटका में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज, कल्चरल प्रिजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन को प्रमोट किया। वे एक वर्सेटाइल जीनियस हैं जिन्होंने लिटरेचर, ड्रामा, डांस और साइंस एजुकेशन में कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी मिले। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस आंदोलन के द्वारा नर्मदा को बचाने का प्रयास किया गया होगा। ये भारत का सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला एनवायरमेंटल और सोशल मूवमेंट है, पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन है। इसका मेन फोकस नर्मदा नदी पर था और नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इस आंदोलन में विरोध किया गया, जिसके तहत सरदार सरोवर बांध का निर्माण होना था। ये बहुत ही बड़ा बांध है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव था नर्मदा वैली में बड़े बांधों के कंस्ट्रक्शन का विरोध करना। दूसरा है बांध के बनने से कई लोगों को विस्थापित किया जाता, डिस्प्लेस किया जाता है। ट्राइबल और रूरल पीपल, जनजातीय और ग्रामीण जो लोग हैं उनको विस्थापन से बचाना। नेक्स्ट है डैम के कंस्ट्रक्शन से नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं, उन इम्पैक्ट्स से लोगों को अवगत कराना, लोगों को जागरूक बनाना कि जब डैम्स बनते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे बाढ़ का आना, बायोडाइवर्सिटीज का कम होना, जैव विविधता का कम होना, और सरकार से डिमांड करना ताकि वे जो विस्थापित समुदाय हैं, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज हैं, उनके लिए बेटर रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज बनाएं, पुनर्वास जो नीतियां हैं उनका निर्माण करें। आइए इनके की इवेंट्स और लीडर्स के बारे में जानते हैं। इस मूवमेंट को 1985 में नर्मदा वैली रीजन में शुरू किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। मींस ये जो नर्मदा वैली रीजन है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है, वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ है। और इसके जो मुख्य लीडर हैं वो है मेधा पाटकर। ये एक ऐसी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आंदोलन को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया और आंदोलन में बांध परियोजनाओं के खिलाफ भूख हड़ताल, विरोध और मार्च शामिल थे। मींस इसमें उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स किए, प्रोटेस्ट किए और मार्च निकाले। आइए इसके सिग्निफिकेंस को हम जानते हैं कि इस आंदोलन से क्या फायदा हुआ। इस आंदोलन ने जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लागतों पर प्रकाश डाला। मींस इसने सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट को हाईलाइट किया और इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड को फोकस किया। इसने विस्थापित लोगों के अधिकारों और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। मींस इसने जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनके अधिकारों की बात करी। नेक्स्ट है इसने डेवलपमेंट के ह्यूमन कॉस्ट पर बहस छेड़ दी कि जो भी विकास होता है उसमें मानव लागत क्या होती है, और बड़े बांधों पर नीतिगत चर्चाओं को प्रभावित किया। इट हैज इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी डिस्कशंस ऑन लार्ज डैम्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन को जाना। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेलकम डियर फ्रेंड्स। In this video, we are going to discuss the life and contributions of
एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट महेश चंद्र मेहता। महेश चंद्र मेहता बाय प्रोफेशन पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के थ्रू इंडिया के एनवायरमेंट को बचाने के लिए लीगल बैटल्स फाइट करी और उनकी की विक्ट्रीज में गंगा पॉल्यूशन केस और ताजमहल केस इंक्लूड होते हैं। गंगा पॉल्यूशन केस में गंगा नदी के आसपास चल रही इंडस्ट्रीज और टेनरीज, जो टेनरीज मीन्स चमड़ा बनाने के जो कारखाने होते हैं उनको हम टेनरीज बोलते हैं, जो नदी को पॉल्यूट कर रहे थे उनको बंद करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट है ताजमहल केस। ताजमहल के आसपास कई इंडस्ट्रीज थी और वेहिकुलर एमिशन से भी एयर पॉल्यूशन हो रहा था, तो उन्होंने एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ताजमहल के आसपास जो इंडस्ट्रीज चल रही थी और आसपास के वेहिकुलर एमिशंस को कंट्रोल करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इन्होंने इंडिया में लेड फ्री पेट्रोल को इंट्रोड्यूस किया और उनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया। पहला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो उनको 1996 में मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1997 में और 2016 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने महेश चंद्र मेहता की लाइफ, प्रोफेशन और एज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डिस्कस करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मींस पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये एक वैधानिक संगठन है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में पॉल्यूशन को मॉनिटर करना और उसे कंट्रोल करना। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1974 में वाटर एक्ट के तहत हुआ था। वाटर एक्ट 1974 के अंडर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसे एयर एक्ट 1981 के तहत भी पावर्स दिए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वाटर, एयर और लैंड पॉल्यूशन को मॉनिटर करना, प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, क्लीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। आइए इसके की फंक्शंस को जानते हैं, जो मुख्य कार्य हैं वो जानते हैं। सबसे पहला है एयर एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ये नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाता है और इस प्रोग्राम के अंडर ये नदियों, तालाबों और जो ग्राउंड वाटर है उनको मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। ये इंडस्ट्रीज से होने वाले एमिशंस के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है और जो पॉल्यूटिंग यूनिट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करता है और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डेटा कलेक्शन। ये पॉल्यूशन रिलेटेड डेटा और रिपोर्ट्स को कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है और उनको पब्लिश करता है और इस तरह से ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को असेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लीगल एंड एडवाइजरी रोल। ये गवर्नमेंट को एनवायरमेंटल लॉस और पॉलिसीज बनाने में एडवाइस देता है और ये एक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करता है, लाइक वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये अवेयरनेस और एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करता है, एजुकेट करता है बाय कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंपेन्स एंड ट्रेनिंग्स। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंपेन और ट्रेनिंग्स चलाता है और ये रिपोर्ट्स, गाइडलाइंस और मैनुअल्स पब्लिश करता है ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल। ये वेस्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। ये हजार्डस वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है और ये पॉल्यूशन अबेटमेंट टेक्नोलॉजीज को एनकरेज करता है। इसके स्ट्रक्चर को हम जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर कार्य करता है और ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ कोलैबोरेट करता है और इसके कई डिविजन्स हैं, डिवाइडेड इनटू डिविजन्स फॉर एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन एनवायरनमेंट एंड लेबोरेटरी सर्विसेज। अब हम इसके मेजर इनिशिएटिव्स को जानते हैं। सबसे पहला है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, which helps the public understand air quality levels। इसी की मदद से हम जान पाएंगे एयर क्वालिटी लेवल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडर रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसने एक्शन प्लान्स बनाए ताकि दिल्ली NCR के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसका मेन एम है एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना बाय 20 to 30% बाय 2024 इन मेजर सिटीज। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में जाना। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक,
share with your friends and subscribe my channel. Thank you so much. Friends, in this video we are going to discuss about the co-curricular and extracurricular activities in environmental education. ये स्टूडेंट्स को एनकरेज करती हैं कि वे क्लासरूम सेटिंग के बियॉन्ड जाकर एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ एक्टिवली एंगेज हो सकें और सीख सकें। ये स्टूडेंट्स को कई तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने में, उनके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में या ब्रॉड बनाने में, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने में ये हेल्प करती हैं। आइए इनके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स की लर्निंग को टेक्स्ट बुक और क्लासरूम डिस्कशन के बियॉन्ड ले जाना, टू एक्सटेंड लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स एंड क्लासरूम डिस्कशंस, टू एनकरेज हैंड्स ऑन लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स में करके सीखने की योग्यता का विकास करना और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ताकि वो इश्यूज के बारे में मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोच सकें। स्टूडेंट्स में लीडरशिप, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना। स्टूडेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स एंड टू प्रमोट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रमोट करना, ताकि वो कम्युनिटी के साथ मिलकर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें। आइए इनके टाइप्स को हम जानते हैं। सबसे पहली है प्रोजेक्ट वर्क। ये एक स्ट्रक्चर्ड और रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी है। इसमें स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल टॉपिक दिया जाता है, वो उस टॉपिक के बारे में और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में एक्सप्लोर करते हैं और उनके सॉल्यूशंस को प्रपोज करते हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स में इंडिपेंडेंट रिसर्च को एनकरेज करना, उनमें एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी सिखाना। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी सर्वेस और इकोसिस्टम स्टडीज, प्रोजेक्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन। इसके बेनिफिट्स है कि स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू एनवायरमेंटल इश्यूज की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल मीट्स। ये स्ट्रक्चर्ड गैदरिंग्स होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और एक्सपर्ट्स एनवायरमेंटल टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और नॉलेज को शेयर करते हैं। इससे स्टूडेंट्स में डिबेट, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, ताकि वे कंटेम्पररी एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। आइए इनके टाइप्स को हम जानते हैं। ये टाइप्स हैं लाइक सेमिनार्स एंड सिम्पोजिया, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, स्पेशल लेक्चर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेमिनार्स के बारे में। एनवायरमेंटल एजुकेशन में सेमिनार्स में एनवायरमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स पर फोकस डिस्कशंस होते हैं या प्रेजेंटेशंस होते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स ऑडियंस के सामने नॉलेज और इंसाइट्स को शेयर करते हैं और ऑडियंस में एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स या जनरल पब्लिक हो सकती है। नेक्स्ट है सिम्पोजिया। ये सेमिनार्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल प्रेजेंटेशंस होते हैं, स्पीचेस होती हैं ऑन अ पर्टिकुलर थीम और इश्यूज विद इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड दे कैन बी ऑन अ लार्ज स्केल। इसमें पैनल डिस्कशंस और क्वेश्चन आंसर सेशंस भी इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कशॉप्स। इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर हैंड्स ऑन सेशंस होते हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट्स एनवायरमेंटल टॉपिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं और इसमें लर्निंग एक्टिविटीज करवाई जाती है। वर्कशॉप्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन आर हैंड्स ऑन सेशंस वेयर पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल टॉपिक्स। वर्कशॉप्स में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप वर्क और समटाइम्स फील्ड ट्रिप भी इंक्लूड हो सकती है, ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को एनहेंस किया जा सके। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंसेस, मींस सम्मेलन। इसमें बड़ी कम्युनिटी को साथ में लाया जाता है, कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स और एक्टिविस्ट इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड दे में फीचर कीनोट स्पीकर्स, प्रेजेंटेशंस ऑफ रिसर्च पेपर्स, वर्कशॉप्स एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। ये सभी इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशंस। इसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स पर स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स डिस्कशन होते हैं। ये डिस्कशंस आइडियाज को शेयर करना एनकरेज करते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इसमें एनकरेज किए जाते हैं, एंड सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इन डिस्कशंस से कई फायदे होते हैं, लाइक वेरियस आइडियाज की अवेयरनेस हमें होती है, पर्सपेक्टिव को हम जानते हैं और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के सॉल्यूशन हम जानते हैं। नेक्स्ट इज डिबेट्स। एनवायरमेंटल डिबेट्स इंक्लूड structured arguments on opposing viewpoints related to environmental issues. Environmental issues से related opposing viewpoints को हम जानते हैं। They help participants develop critical thinking skills and understand different perspectives on complex environmental topics. इसमें complex environmental topics की समझ participants को होती है और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है और वो टॉपिक्स को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल लेक्चर्स। स्पेशल लेक्चर्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन आर टॉक्स गिवन बाय एक्सपर्ट्स और प्रोमिनेंट फिगर्स ऑन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल
टॉपिक्स। इसमें स्पेसिफिक एनवायरमेंटल टॉपिक्स पर एक्सपर्ट्स अपने टॉक्स देते हैं या अपने व्यूज को वो शेयर करते हैं। इससे ऑडियंस में एनवायरमेंटल टॉपिक्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज प्रमोट होता है और डीप अंडरस्टैंडिंग प्रमोट होती है एंड दे आर इंस्पायर्ड टू टेक एक्शंस और अवेयरनेस, और उनको ये इंस्पायर करती है कि वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्शन लें या वो अवेयर हों उसके बारे में। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इन एनवायरमेंटल एजुकेशन क्रिएटिव सेशंस। ये ऐसे क्रिएटिव सेशंस होते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स आइडियाज जनरेट करते हैं, सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं और स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं जिससे वे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। ये इनोवेटिव थिंकिंग और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करते हैं। इससे कई फायदे होते हैं, लाइक ये स्टूडेंट्स में रिसर्च, प्रेजेंटेशन और टीम वर्क स्किल्स डेवलप करते हैं और उनको एक्सपर्ट नॉलेज का एक्सपोजर होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मींस द प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। पर्यावरण में हानिकारक तत्वों का होना पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। इसके मेन 4 टाइप्स हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। एयर पॉल्यूशन रिफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस मेकिंग द एयर अनहेल्दी फॉर लिविंग बीइंग्स। एयर पॉल्यूशन का मतलब है एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में हानिकारक तत्वों का होना और इनके द्वारा जो एटमॉस्फेयर उसको कंटामिनेट करना। कंटामिनेट मीन्स प्रदूषित करना, और इसकी वजह से जो एयर है वो लिविंग बीइंग्स के लिए अनहेल्दी बन जाती है। इसके कई कारण हैं, जैसे व्हीकल एमिशंस, वाहनों से निकलने वाला धुआं और गैसेस, उद्योगों से निकलने वाला धुआं और गैसेस, इंडस्ट्रियल स्मोक एंड वेस्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट एंड वेस्ट, इंडोर पॉल्यूशन फ्रॉम केमिकल्स एंड कुकिंग स्मोक। आइए जानते हैं इसकी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए इनेक्ट किया। इसकी की प्रोविजंस हैं, ये बॉडी सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टैब्लिश कर सकती है और एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करने की अथॉरिटी रखती है, और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करने का पावर इस बॉडी के पास है, और एमिशन को मॉनिटर और रेगुलेट करना इसका एक मेन काम है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंस के द्वारा वाटर बॉडीज को कंटामिनेट करना, या जो हानिकारक तत्व हैं उनके द्वारा जो वाटर बॉडीज हैं उनको प्रदूषित करना। इसके कई कॉजेस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल डिस्चार्ज इनटू वाटर और रिवर, नदियों में औद्योगिक जो कचरा है उसको बहाना, सीवेज एंड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चरल रन ऑफ जैसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जब बह के पानी में मिल जाते हैं तो वो भी पानी को या जल को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स, तेल जो है वो भी कई बार पानी में मिल जाता है, उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट डंपिंग। आइए इसकी एक्ट के बारे में जानते हैं। ये है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये फर्स्ट एनवायरमेंटल लॉ है भारत का जिसने वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट किया। इसकी की प्रोविजंस है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाना, और वाटर बॉडीज में पॉल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज को रेगुलेट करना। मींस किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट यदि डिस्चार्ज होता है तो ये बॉडी उसे कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स, जो लॉस है उनका उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना और उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना। नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन रिफर्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड वेस्ट। हार्मफुल केमिकल और वेस्ट के द्वारा मिट्टी की क्वालिटी का डिग्रेड होना सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप करना। नेक्स्ट है प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डंप करना, ऑयल स्पिल्स एंड फ्यूल लीकेज, और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसकी कई रेमेडीज हैं, जैसे यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना, वेस्ट सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग प्रमोट करना, फाइटो रेमिडिएशन का यूज करना, मींस प्लांट्स का यूज करके सॉइल को क्लीन करना। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल के लिए सख्त रेगुलेशंस बनाना। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस, लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का यूज करना। नेक्स्ट है साउंड या नॉइज पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ excessive or harmful noise
that disrupts normal living and can cause health issues. Means harmful noise का प्रेजेंट होना या एक्सेसिव नॉइस का प्रेजेंट होना साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन कहलाता है। ये नॉर्मल लिविंग को डिस्टर्ब करता है या डिस्टर्ब करता है और ये हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। इसके कई कारण है जैसे ट्रैफिक एंड व्हीकल हॉर्न्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी, लाउड स्पीकर्स और म्यूजिक सिस्टम्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, हाउस होल्ड अप्लायंसेस एंड जनरेटर्स। आइए इसके रेमेडीज को हम जानते हैं। नॉइस लेवल लिमिट्स इन पब्लिक एरियाज को एनफोर्स करना कि पब्लिक एरियाज में नॉइस लेवल कितना होना चाहिए। यूज ऑफ नॉइस बैरियर्स अराउंड हाईवेज एंड इंडस्ट्रीज और हाईवेज के आसपास नॉइस बैरियर्स का यूज करना और नो हॉन्किंग जोन्स को प्रमोट करना जहां हॉर्न्स का यूज करना रेस्ट्रिक्ट होता है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना और लीगल एक्शन फॉर वायलेशन ऑफ नॉइस पॉल्यूशन रूल्स। जो नॉइस पॉल्यूशन रूल्स को वायलेट करें उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और उसके टाइप्स को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 1982 में लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पस है रिलायबल एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मैनेज करना और डिसेमिनेट करना, जिससे रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस को सपोर्ट किया जा सके। इसके ऑब्जेक्टिव्स है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन का डेटाबेस तैयार करना, नेशनल डेटाबेस तैयार करना, वेरियस एनवायरमेंटल टॉपिक्स से रिलेटेड ऑथेंटिक डेटा और रिसर्च का एक्सेस प्रोवाइड करना, उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और पब्लिक में एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एजुकेशन को प्रमोट करना। टू असिस्ट पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स एंड साइंटिस्ट विद एक्यूरेट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स और साइंटिस्ट की हेल्प करना। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्ड करना। अब हम इसके की फीचर्स को जानते हैं। सबसे पहला है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। ये हब और नोड मॉडल के थ्रू ऑपरेट होता है। द मेन हब इज एट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट while nodes are located in different institutions across India, each focusing on specific environmental themes. Means इसका जो मेन हब है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में है और बाकी के जो नोड्स हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में लोकेटेड हैं और सभी नोड्स का फोकस स्पेसिफिक एनवायरमेंटल थीम पर होता है। इसके थीमेटिक नोड्स हैं लाइक बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनविस के अंडर में दिस प्रोग्राम ट्रेन्स यूथ इन एनवायरमेंट रिलेटेड स्किल्स। एनविस के अंडर ये जो प्रोग्राम है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एनवायरमेंट रिलेटेड स्किल्स में यूथ को ट्रेन करता है लाइक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन मॉनिटरिंग। ये डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करता है। ये ऑनलाइन डेटाबेसेस, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर्स और मैप्स प्रोवाइड करता है थ्रू इट्स ऑफिशियल पोर्टल। अभी ये कई सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे रिसर्च आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटल न्यूज एंड अपडेट्स, एजुकेशनल मटेरियल्स एंड न्यूज़लेटर्स, GIS मैप्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब इसके इंपॉर्टेंस को हम जानते हैं। सबसे पहला जो महत्व है वो ये है कि इसने एनवायरमेंटल रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग को प्रमोट किया थ्रू डेटा सपोर्ट। ये डेटा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिली और ये स्टूडेंट्स और टीचर्स की हेल्प करता है रिलायबल रिसोर्सेज के एक्सेस में थ्रू फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए रिसोर्स की जरूरत होती है और ये रिसोर्स एक्सेसिबल बनाता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जागरूकता फैलाता है। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स एंड NGOs इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में ये स्टेट गवर्नमेंट्स और NGOs को सपोर्ट करता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एनविस को डिस्कस किया, दैट इज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। इस अप्रोच में स्कूल करिकुलम के वेरियस सब्जेक्ट्स में एनवायरमेंटल इश्यूज और कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है। सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज,
इकोनॉमिक्स, लिटरेचर एक्सेट्रा में एनवायरमेंटल कंटेंट को इंटीग्रेट किया जाता है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के थ्रू एनवायरमेंटल अवेयरनेस इनकलकेट करना और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को रियल वर्ल्ड सिचुएशन से कनेक्ट कर स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना। एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल कंटेक्स्ट से लिंक करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। मीन जब हम एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को वेरियस सिचुएशंस से लिंक करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल से, तो स्टूडेंट्स जानेंगे कि किस तरह से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और उसे किस तरह से प्रमोट करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स में एनवायरमेंट के प्रति सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिटीजनशिप को फॉस्टर करना। आइए इसके की फीचर्स को जानते हैं या मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। सबसे पहली विशेषता है सब्जेक्ट्स के थ्रू एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है या इंटीग्रेट किया जाता है। एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स में एनवायरमेंटल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और सोशल स्टडीज। टॉपिक्स जैसे पोल्यूशन, कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज को वेरियस कंटेक्स्ट से डिस्कस किया जाता है, जैसे साइंटिफिक, ज्योग्राफिकल, सोशल और एथिकल। मीन जो वेरियस परिप्रेक्ष्य हैं, विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं या स्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, उनमें टॉपिक्स जैसे पोल्यूशन, कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज कैसा है, तो इसके थ्रू वो समझेंगे कि ये टॉपिक्स क्या हैं, इनसे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं और उन्हें किस तरह से रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट की फीचर है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। इसमें मेन फोकस इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस पर होता है। इंटर मीन्स दो डिसिप्लिन्स को लिंक किया जाता है rather than viewing the environment in isolation. So इसमें वेरियस सब्जेक्ट्स को लिंक करके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो एनवायरनमेंट को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देख सके, वेयर साइंटिफिक, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इंटर रिलेटेड हैं, जहां पर ये सभी जो एस्पेक्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है होलिस्टिक अप्रोच। इसमें एनवायरमेंटल इशू का मल्टीफेसेटेड नेचर को पहचाना जाता है। इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड एथिकल डायमेंशंस। इसमें स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वे मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सके। आइए इसके एडवांटेजेस को हम जानते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज है रियल वर्ल्ड रेलेवेंस। स्टूडेंट्स सीखते हैं कि किस तरह से एनवायरमेंटल इश्यूज का हमारे लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स से कनेक्शन है, जैसे साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिटिक्स। और ये रियलिटी में सही भी है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अप्रोच होलिस्टिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनकरेज करती है बाय कंसिडरिंग द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट अक्रॉस सब्जेक्ट्स। एनवायरमेंटल टॉपिक्स बिकम पार्ट ऑफ द होल करिकुलम, मीन्स वो पूरे करिकुलम के पार्ट्स बन जाते हैं। जो एनवायरमेंटल टॉपिक्स हैं वो करिकुलम के वेरियस एस्पेक्ट्स में दिखते हैं। इस तरह से इट मेक्स देम रेलेवेंट टू अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो टॉपिक्स हैं वो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में रेलेवेंट बन जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स को अपील करते हैं, मीन्स उनको अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम एनवायरमेंटल इश्यूज को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इंटीग्रेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो स्टूडेंट्स समझते हैं कि वेरियस सेक्टर्स में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत क्या है। जब हम वेरियस सिचुएशंस में, कंडीशंस में इश्यूज को जोड़ देते हैं और इन इश्यूज को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए एनकरेज्ड होते हैं। आइए इसकी लिमिटेशंस को हम जानते हैं। पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ डेप्थ। एनवायरमेंटल एजुकेशन को जब हम कई सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं तो स्टूडेंट्स एक टॉपिक को गहराई से नहीं समझ पाते, क्योंकि हम उसको दूसरे टॉपिक से या सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं, तो वो सिर्फ शैलो नॉलेज ही रख पाते हैं या उनको होता है। नेक्स्ट, टीचर एक्सपर्टीज। टीचर अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नॉट ऑलवेज हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज इन एनवायरमेंटल इश्यूज। ये सही बात है कि जब हम सभी सब्जेक्ट से एनवायरमेंटल इश्यूज को जोड़ेंगे तो टीचर्स के पास मास्टरी नहीं होगी उन इश्यूज को समझाने की, जिसकी जरूरत है इश्यूज को समझाने में, और इस वजह से वो एक्यूरेट और इंसाइटफुल
लर्निंग को डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनमें एनवायरमेंटल इश्यूज की अवेयरनेस हो सकता है कम हो, और इस वजह से वो एनवायरमेंटल एजुकेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इश्यूज। जब हम वेरियस सब्जेक्ट्स में एनवायरमेंटल एजुकेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, और इसकी वजह से टाइम और प्लानिंग रिलेटेड डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। नेक्स्ट है करिकुलम कंस्ट्रेंट्स। जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट है। द एग्जिस्टिंग करिकुलम में लिमिट द एक्सटेंट टू विच एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल सब्जेक्ट्स। एग्जिस्टिंग करिकुलम में वेरियस सब्जेक्ट्स में एनवायरमेंटल एजुकेशन को जोड़ने की एक लिमिट है, एक सीमा है। उसी एक्सटेंट तक हम एनवायरमेंटल इश्यूज को इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। मींस हम चाहें भी कि हम वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस करें तो हम नहीं कर पाते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को जिनमें एनवायरमेंटल एजुकेशन को वेरियस सब्जेक्ट से इंटीग्रेट किया गया है। सबसे पहला है साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी को सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटीग्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज एंड ज्योग्राफी। इसके इंटीग्रेशन से ज्योग्राफिकल और सोशल स्टडीज के कंटेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन और रिसोर्स डिप्लीशन को हम एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन को इकोनॉमिक्स से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इस इंटीग्रेशन से हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस और रोल ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिटरेचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, पोम्स और स्टोरीज को हम रीड करवा सकते हैं ताकि हम इकोलॉजिकल लिटरेसी को बढ़ा सकें और इमोशनल कनेक्शन विद नेचर को बिल्ड कर सकें। नेक्स्ट है आर्ट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। हम विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स का यूज करके एनवायरमेंटल थीम्स को एक्सप्रेस करना सिखा सकते हैं, जैसे नेचर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन and pollution control. So friends, in this video we have discussed integrated approach of teaching environmental education. If this video is useful to you, please like, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much. Friends, in this video we are going to understand evaluation in environmental education. Environmental education में evaluation इसलिए जरूरी है ताकि हम एनवायरमेंटल इश्यूज के प्रति स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स और एटीट्यूड को एसेस कर सके कि स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल एजुकेशन की कितनी समझ है, उनके अंदर कौन कौन से कौशल का विकास हो रहा है और उनके एटीट्यूड्स कैसे, अभिवृत्तियां कैसी हैं। और इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम जान सकें कि किस तरह से स्टूडेंट्स सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं। इवैल्यूएशन दो तरह का होता है, वो है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं कि हम एनवायरमेंटल एजुकेशन में इवैल्यूएट क्यों करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू असेस द नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स गेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज के प्रति स्टूडेंट्स का ज्ञान, अभिवृत्तियां और कौशल का आकलन करना कि स्टूडेंट्स में किस तरह से नॉलेज, एटीट्यूड्स और स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग में किन एरियाज को इंप्रूव करना है ये पहचानना, और स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को मॉनिटर करना रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। स्टूडेंट्स में किस तरह से एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है ये मॉनिटर करना, और स्टूडेंट्स में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना ताकि वो इन एफर्ट्स में और पार्टिसिपेट कर सकें। आइए अब हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को जानते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को जानेंगे। Formative evaluation is a continuous process that takes place during the learning experience. ये एक सतत प्रक्रिया है जो लर्निंग या अधिगम अनुभव के दौरान की जाती है। लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ साथ ये इवैल्यूएशन चलता है। It helps monitor students' progress, understand their strengths and weaknesses, and adjust teaching methods to meet their needs. इससे टीचर्स को मदद मिलती है ताकि वे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ सके, और इस सब को जानने के बाद स्टूडेंट्स की नीड या आवश्यकता को पूरा करने के लिए टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट कर सके, उनकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। इस इवैल्यूएशन के कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को फीडबैक मिलता है, मींस सतत
प्रतिपुष्टि इससे प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स इन रियल टाइम। मींस लर्निंग के दौरान स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस करना या उसका मूल्यांकन करना। टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्टूडेंट्स नीड मोर गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन। उन एरियाज को पहचानना जिसमें स्टूडेंट्स को और मदद की जरूरत है या और स्पष्टीकरण की जरूरत है। टू फॉस्टर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट लर्निंग प्रोसेस में बढ़ाना और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। आइए इसके मेथड्स को हम जानते हैं कि किन मेथड्स से हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं। वे है क्लासरूम डिस्कशंस, क्वेश्चनायर्स एंड सर्वेस, पीयर रिव्यू, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडीज, जर्नल और डायरीज और मे बी हम उसको जर्नल राइटिंग भी बोल सकते हैं। अब हम जानते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कई फायदे हैं, जैसे इससे एक्टिव लर्निंग एनकरेज होती है और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो खुद को सुधार सके, सेल्फ करेक्शन कर सके। इट अलाउज टाइमली इंटरवेंशन बाय टीचर्स टू एड्रेस डिफिकल्टीज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। ये टीचर को एक मौका देता है या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो स्टूडेंट्स को लर्निंग के दौरान रेमेडी या इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सके ताकि वो ड्यूरिंग द लर्निंग उनको करेक्ट कर सके या उन एरियाज को इम्प्रूव कर सके जिसमें स्टूडेंट्स को जरूरत है। ये पर्सनलाइज लर्निंग को प्रमोट करती है क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें मदद मिलती है ताकि वो अपने पेस पर काम को कर सके और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सके। इट पर्सनलाइजेस लर्निंग, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू वर्क एट देयर ओन पेस एंड इम्प्रूव देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस ग्रेजुअली। अब हम इसके चैलेंजेस को जानते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के क्या चैलेंजेस हैं। इसमें रेगुलर असेसमेंट करना पड़ता है और इसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और पीयर रिव्यूज और इनफॉर्मल असेसमेंट में बायसेस हो सकती हैं which can sometimes skew results, जो कई बार रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में जानते हैं। इट रिफर्स टू द असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड। ये लर्निंग पीरियड की बात किया जाता है एंड इट डिटरमाइंस टू डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। और ये इसलिए किया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को किस हद तक स्टूडेंट्स ने अचीव किया है या स्टूडेंट्स ने उद्देश्यों की किस हद तक प्राप्ति की है। एंड इट यूजुअली इवैल्यूएट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस एट द कंक्लूजन ऑफ अ यूनिट, सेमेस्टर और एकेडमिक ईयर। ये स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है एट द एंड ऑफ द यूनिट, सेमेस्टर और एकेडमिक ईयर। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू असेस द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स बाय स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव जो समग्र समझ का आकलन करना। टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, स्किल्स एंड एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स को फाइनल ग्रेड्स या मार्क्स असाइन करना बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन करिकुलम या और टीचिंग मेथड्स की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करना। आइए इसके मेथड्स को हम जानते हैं। मेथड्स आर लाइक फाइनल एग्जाम्स और टेस्ट जो लर्निंग के बाद कंडक्ट किया जाता है। रिटर्न रिपोर्ट्स, स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसको इवैल्यूएट करके भी हम समेटिव इवैल्यूएशन कंडक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस हम ले सकते हैं, एग्जीबिशंस लगा सकते हैं। पोर्टफोलियोज, ये स्टूडेंट्स के वर्क का कंपाइलेशन होता है, इसको हम असेस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द लर्निंग और ग्रुप प्रोजेक्ट्स। दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। अब हम इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। इसका पहला फायदा ये है कि ये एक फाइनल असेसमेंट प्रोवाइड करता है ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स। ये मदद करता है इन मेजरिंग ओवरऑल अचीवमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ की एनवायरमेंटल इश्यूज। ये स्टूडेंट्स ने किस हद तक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है उसको मेजर किया जा सकता है। और ये अकाउंटेबिलिटी को भी एनकरेज करता है क्योंकि स्टूडेंट्स अवेयर हो जाते हैं फाइनल इवैल्यूएशन के बारे में, एज स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ द फाइनल इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स। इसके कुछ चैलेंजेस हैं। ये इन डेप्थ फीडबैक प्रोवाइड हो सकता है ये इन डेप्थ फीडबैक प्रोवाइड ना करे। समेटिव इवैल्यूएशन माइट नॉट प्रोवाइड द डेप्थ ऑफ फीडबैक नीडेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन रियल टाइम। कहाँ इम्प्रूव करना है, हो सकता है ये प्रोवाइड ना कर पाए और ये स्टूडेंट्स में प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है, स्पेशली इफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ट्रीटेड एज अ प्योरली एकेडमिक सब्जेक्ट विदाउट रूम फॉर रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। यदि एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो ये स्टूडेंट्स में एक तरह का प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। आइए इन दोनों तरह के इवैल्यूएशन में डिफरेंसेस को हम जानते हैं ऑन सम बेसिस। सबसे पहला बेसिस है टाइमिंग।
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑनगोइंग होता है और लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन लर्निंग पीरियड के बाद किया जाता है। अब पर्पस के बेसिस पर जानते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें इसका मेन पर्पस है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, इंप्रूव करना, और समेटिव इवैल्यूएशन का मेन पर्पस है स्टूडेंट्स की ओवरऑल अचीवमेंट को इवैल्यूएट और मेजर करना। फोकस को जानते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का फोकस है अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स पर, और समेटिव इवैल्यूएशन का फोकस है नॉलेज, परफॉर्मेंस एंड फाइनल आउटकम्स पर। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, ऑनगोइंग फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है फॉर इंप्रूवमेंट। समेटिव इवैल्यूएशन में फाइनल फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस की समरी प्रोवाइड करता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कई मेथड्स का यूज होता है, लाइक ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, क्विज, प्रोजेक्ट, पीयर रिव्यूज, और समेटिव इवैल्यूएशन मेथड्स लाइक एग्जाम, फाइनल प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस और पोर्टफोलियो जैसे मेथड्स का यूज किया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कई बेनिफिट्स हैं, लाइक इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, सेल्फ करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, और समेटिव इवैल्यूएशन कई बेनिफिट्स हैं, लाइक ये अचीवमेंट का फाइनल मेजर प्रोवाइड करता है और इफेक्टिवनेस का भी फाइनल मेजर प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, in this video we have discussed about the evaluation in environmental education. We have known about the types of evaluation, methods, benefits and limitations. We have also known the differences between formative and summative evaluation. Thank you so much. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल ओरिएंटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया। इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि स्कूल करिकुलम में एनवायरमेंटल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जा सके और अर्ली एज से ही स्टूडेंट्स में इकोलॉजिकल अवेयरनेस प्रमोट की जा सके। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्कूल करिकुलम में एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इंटीग्रेट करना, एनवायरमेंटल इश्यूज को करिकुलम से जोड़ना। नेक्स्ट है स्कूल चिल्ड्रन, स्कूली बच्चों में इको फ्रेंडली एटीट्यूड्स, वैल्यूज और स्किल्स को डेवलप करना। टीचर्स को एनवायरमेंटल ट्रेनिंग देना, टीचिंग रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना और एनवायरमेंटल इश्यूज को समझने में लोकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के यूज को प्रमोट करना। नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग को एनकरेज करना, जिससे लोकल एनवायरमेंट को स्टूडेंट्स कनेक्ट कर सके, दैट कनेक्ट्स स्टूडेंट्स विद देयर लोकल एनवायरमेंट, स्टूडेंट्स को उनके लोकल एनवायरमेंट से कनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है की फीचर्स, इसकी विशेषताओं को हम जानते हैं। पहली विशेषता यह है कि इस प्रोग्राम ने एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को करिकुलम में जोड़ा। पहला है करिकुलम इंटीग्रेशन, एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को सब्जेक्ट्स में जोड़ा गया, लाइक साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस। दूसरा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए गए, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिनने एजुकेटर्स की मदद की एनवायरमेंटल थीम्स को क्लासरूम टीचिंग में जोड़ने में, कि किस तरह से क्लासरूम टीचिंग में एनवायरमेंटल थीम्स को जोड़ा जाए। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पर फोकस किया, जैसे नेचर वॉक्स, इको क्लब्स, क्लीन अप ड्राइव्स एंड ट्री प्लांटिंग। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, स्पेशल इको एजुकेशन बुक्स, पोस्टर्स, चार्ट्स एंड स्टोरी बेस्ड रिसोर्सेज आर क्रिएटेड फॉर डिफरेंट क्लास लेवल्स। इस प्रोग्राम के थ्रू ये सभी रिसोर्सेज को क्रिएट किया गया। नेक्स्ट है फोकस ऑन लोकल इश्यूज, इससे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया गया कि वे अपने लोकल एनवायरमेंट के इश्यूज को देखें, रिसर्च करें और उनको सॉल्व करने के लिए एक्ट करें, कोशिश करें। इसके टारगेट ग्रुप्स थे प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, टीचर एंड टीचर एजुकेटर्स, करिकुलम डेवलपर्स एंड टेक्स्ट बुक राइटर्स। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसने यंग एज से ही एनवायरमेंटल अवेयरनेस की फाउंडेशन बिल्ड की और इसने एक्टिव सिटीजनशिप और डेली लाइफ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एनकरेज किया और इसने कंजर्वेशन के कल्चर को क्रिएट किया और स्कूल इकोसिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट किया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एनवायरमेंटल ओरिएंटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। Friends, in this video we are going to discuss about field outreach in environmental education. It is a process of taking environmental knowledge, awareness and practices outside the classroom and into real world settings. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्लास के बाहर रियल वर्ल्ड सेटिंग में, मीन्स वास्तविक दुनिया में हम एनवायरमेंटल नॉलेज, पर्यावरणीय ज्ञान, जागरूकता और प्रैक्टिसेस को हम सीखते हैं, जैसे कम्युनिटीज में, विलेजेस में, नेचुरल हैबिटेट्स और अर्बन नेबरहुड्स में। इसका मेन गोल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल लिविंग के बारे में लोगों को एजुकेट करना, एंगेज करना और इन्वॉल्व करना, स्पेशली उनको जिनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल लिविंग नहीं सिखाई गई है।
So its main goal is to educate, engage and involve the public in environmental protection and sustainable living. Now let's know the objectives of field outreach. इसका main objective है local and global environmental issues के बारे में awareness create करना, sustainable practices के बारे में communities को educate करना ताकि समुदाय सीख सकें कि हम किस तरह से sustainable practices को adopt कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को चेंज करना ताकि वो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सके, टू प्रमोट बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड्स इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स, लोगों को इन्वॉल्व करना इन प्रैक्टिकल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स, एनवायरमेंट को बचाने के प्रयासों में लोगों को सम्मिलित करना, इन्वॉल्व करना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटीज की पार्टनरशिप को बिल्ड करना ताकि उन एफर्ट्स को और मैक्सिमाइज किया जा सके। आइए इसके की कंपोनेंट्स को हम जानते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है फील्ड आउटरीच का कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, इनवाइट किया जाता है ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स में। नेक्स्ट इज फील्ड बेस्ड लर्निंग। इसमें वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एनवायरमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटीज। इसका मेन फोकस लर्निंग बाय डूइंग पर होता है या एक्शन पर होता है। एग्जाम्पल प्लांटिंग, क्लीनिंग, कंजर्विंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें सब्जेक्ट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स को कंबाइन किया जाता है, लाइक साइंस, ज्योग्राफी, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स को कंबाइन किया जाता है, मींस वेरियस डिसिप्लिन्स को कंबाइन करके उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। इसके आउटकम्स को इसलिए एसेस किया जाता है ताकि जो फ्यूचर आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके। आइए इसके एग्जांपल्स को हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिविटीज के बारे में, लाइक ट्री प्लांटेशन ड्राइव से इसलिए करवाए जाते हैं ताकि जो ग्रीन कवर है उसको इंक्रीज किया जाए और कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज रिवर और लेक क्लीनिंग कैंपेन्स। इसका मेन पर्पस है वाटर कंजर्वेशन और क्लीनलीनेस को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज नेचर ट्रेल्स और बर्ड वॉचिंग। ये इसलिए करवाए जाते हैं ताकि इकोलॉजिकल अवेयरनेस और बायोडाइवर्सिटी एप्रिसिएशन को बिल्ड किया जा सके। इको क्लब इनिशिएटिव्स इन विलेजेस, ताकि बच्चों को और यूथ को इन्वॉल्व किया जा सके इन एनवायरमेंटल एक्शंस। नेक्स्ट इज वर्कशॉप्स ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग सिखाई जा सके। और कम्युनिटी बेस्ड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग चेक डैम्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। इसके इंपॉर्टेंस को हम जानते हैं। यदि हम फील्ड आउटरीच करवाते हैं तो हम थियरी और प्रैक्टिस के ब्रिज को गैप को ब्रिज कर सकते हैं। हम कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस को एनकरेज कर सकते हैं टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मींस हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को एनकरेज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स और कम्युनिटी उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके। एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करना ताकि हम एनवायरमेंट की केयर कर सके और उसको मॉनिटर कर सके और उन प्रैक्टिसेस को भी जान सके जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं। और एनवायरमेंटल जस्टिस को सपोर्ट करना बाय रीचिंग अंडर सर्व्ड और रिमोट कम्युनिटीज। ऐसी कम्युनिटीज तक पहुंचना जिनको सर्व नहीं किया गया है या जो दूर की कम्युनिटीज हैं उनके साथ एनवायरमेंटल जस्टिस करना ताकि उनका जो इकोसिस्टम है वो बचा रह सके। नेक्स्ट इज टू हेल्प इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट करना फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन। Friends, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss extension activities in environmental education. ये वे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स हैं जो रेगुलर क्लासरूम के बाहर कंडक्ट किए जाते हैं ताकि एनवायरमेंटल लर्निंग को ब्रॉडर ऑडियंस तक एक्सटेंड किया जा सके, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कम्युनिटीज। ये क्लासरूम टीचिंग को सप्लीमेंट करती हैं एक्टिविटीज बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इनको एक्सटेंशन एक्टिविटीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉलेज और प्रैक्टिसेस को एक्सटेंड करती हैं बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग टू रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। मींस क्लासरूम जो लर्निंग है उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन तक एक्सटेंड करती हैं। आइए इनके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू एक्सटेंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स एंड क्लासरूम्स। टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम के बियॉन्ड एनवायरमेंटल अवेयरनेस को एक्सटेंड करना। टू बिल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना है, प्रायोगिक कौशलों को डेवलप करना। नेक्स्ट इज टू प्रमोट कम्युनिटी एंगेजमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कम्युनिटी के एंगेजमेंट को प्रमोट करना। एनवायरमेंटल कैंपेन्स और नेशनल इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस को सपोर्ट करना, जैसे अर्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एक्सेट्रा।
इन सभी कैंपेन्स को सपोर्ट करना। नेक्स्ट इज टू बिल्ड अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इंडिविजुअल्स में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना। आइए इसके की फीचर्स को जानते हैं, मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है। इट इज ऑफन कैरीड आउट बाय स्टूडेंट्स, टीचर्स, एनजीओस एंड लोकल सिटीजंस। ये कोलैबोरेटिव नेचर की होती हैं। इट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और लोकल बॉडीज। इसका फोकस एक्शंस पर होता है। ये एक्टिविटीज एक्शन बेस्ड लर्निंग एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट इज अवेयरनेस थ्रू इनोवेशन। इसमें क्रिएटिव मेथड्स का यूज किया जाता है, लाइक स्ट्रीट प्लेस, एग्जीबिशंस और कॉम्पिटिशंस टू स्प्रेड मैसेजेस। आइए इनके एग्जांपल्स को हम जानते हैं। पहला है इको क्लब एंड ग्रीन स्कूल प्रोग्राम्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ग्रीन प्रैक्टिसेस। इनसे स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट मिलता है ताकि वे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और ग्रीन प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट एक्टिविटी है एनवायरमेंटल अवेयरनेस रैलीज। इसमें मार्चेस और कैंपेन्स चलाए जाते हैं ताकि एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके। नेक्स्ट इज पोस्टर एंड स्लोगन कॉम्पिटिशंस। ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन है एनवायरमेंटल मैसेजेस का बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। इसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, लाइक क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्ट्रीट प्लेस। इनको हम नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं। ये पब्लिक परफॉर्मेंसेस होती हैं ताकि इश्यूज के बारे में अवेयरनेस को रेज किया जा सके, लाइक पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज नेचर कैंप्स एंड एजुकेशनल टूर्स। इसमें ट्रिप्स टू फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स और रूरल एरियाज कंडक्ट किए जाते हैं ताकि इकोसिस्टम के बारे में एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, ऑब्जर्विंग अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे और एनर्जी कंजर्वेशन वीक्स विद इवेंट्स। नेक्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ अ ग्रीन प्रोजेक्ट। स्कूल, कॉलेजेस, पार्क्स, गार्डन और लेक्स को अडॉप्ट करते हैं फॉर देयर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। आइए इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम जानते हैं। इससे लर्निंग एक्सपीरियंशियल और मीनिंगफुल बनती है और ये एनवायरमेंटल लीडरशिप और इनिशिएटिव्स को एनकरेज करती है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी को लिंक करती है और ये एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कल्चर को क्रिएट करती है और ये एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को सपोर्ट करती है। आइए नेक्स्ट अब हम जानते हैं इको क्लब्स और नेचर क्लब्स के बारे में। ये स्टूडेंट लेड क्लब्स होते हैं। इनका मेन फोकस होता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए एक्टिविटीज और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना और एनवायरमेंटल इश्यूज पर एक्शन लेना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स के नेटवर्क को बिल्ड करना जिसका मेन फोकस एनवायरमेंटल एक्शन और अवेयरनेस पर हो। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स है, लाइक ऑर्गेनाइजिंग नेचर वॉक्स और बर्ड वॉचिंग ट्रिप्स, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स को क्रिएट करना स्कूल में, अर्थ डे, एनवायरमेंट डे को ऑर्गेनाइज करना with activities such as tree planting, poster making और environmental quiz competitions। इसके फायदे ये हैं कि स्टूडेंट लीडरशिप एनकरेज होगी और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर वो एनवायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स और सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कर सकेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू बर्निंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसका मीनिंग है कि ऐसी एक्टिविटीज को डिजाइन करना जो स्टूडेंट्स को एंगेज कर सके ताकि वे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस कर सके थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। These are activities designed to engage students in addressing urgent environmental challenges through critical thinking and innovative solutions. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करना और स्टूडेंट्स को एंगेज करना ताकि वो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकें। इसके एग्जांपल्स है, लाइक सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू प्लास्टिक वेस्ट बाय क्रिएटिंग इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स और वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को डेवलप करना थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस को प्रपोज करना ताकि कार्बन एमिशंस और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जा सके और उसके बेनिफिट्स हैं। ये इनोवेटिव थिंकिंग को एनकरेज करती है, स्टूडेंट्स में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को डेवलप करती है फॉर एनवायरमेंटल related to environmental challenges. Next is quiz, poster making and model making and exhibitions. इसकी डेफिनेशन है ये क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं जो स्टूडेंट्स को एंगेज करती हैं ताकि वे अपने एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड नॉलेज को एक्सप्रेस कर सके, शोकेस कर सके और अपने काम को पब्लिकली डिस्प्ले कर सके। These are creative activities that engage students in showcasing their knowledge of environmental issues and displaying their work publicly. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिवली एंड टू एसेस देयर नॉलेज ऑन एनवायरमेंटल टॉपिक्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करना ताकि वे
अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस कर सके, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस कर सके इन अ क्रिएटिव मैनर, और एनवायरमेंटल टॉपिक्स से रिलेटेड नॉलेज को एसेस कर सके, जो उनका ज्ञान है उसका मूल्यांकन कर सके। इसके एग्जांपल्स है लाइक क्विज कॉम्पिटिशंस ऑन टॉपिक्स सच एज क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशंस करवाना ताकि इश्यूज जैसे डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, रिसाइकलिंग के बारे में अवेयरनेस को रेज किया जा सके। मॉडल मेकिंग टू डेमोन्स्ट्रेट एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मॉडल मेकिंग जैसी एक्टिविटीज कराना, जैसे सोलर एनर्जी, वाटर प्यूरिफिकेशन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशंस टू शोकेस एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च फाइंडिंग्स, ऐसे एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करना जिससे वे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को और रिसर्च फाइंडिंग्स को शोकेस कर सकें। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे और पीयर लर्निंग एनकरेज होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड को डिस्कस करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इसका मेन फोकस अफॉरेस्टेशन, इको रेस्टोरेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। मींस पेड़ लगाकर जंगलों को बचाना और जंगल को बचाकर जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस बिगड़ गया है उसको फिर से स्थापित करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। इस स्पेशलाइज्ड बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट अगस्त 1992 में हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आइए इसको ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अफॉरेस्टेशन और ट्री प्लांटिंग को प्रमोट करना। ये कहाँ करना? डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पर या फिर नॉन फॉरेस्ट लैंड पर, जहां जंगल नहीं है वहां पर प्लांटेशन करना, या फिर जो फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो चुकी है, अपनी एबिलिटी खो चुकी है, वहां पर पेड़ों को लगाना और जंगल बनाना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करना और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। नेक्स्ट है इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना ताकि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो सके। मींस ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना जिससे जंगलों पर जो निर्भरता है वो भी बनी रहे और जंगल भी बचे रहे। नेक्स्ट है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और अफॉरेस्टेशन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना या उनको इंक्लूड करना ताकि ये एफर्ट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सके और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। आइए इसके की फंक्शंस को जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग। अफॉरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग और पॉलिसी की जरूरत है, तो ये स्पेशलाइज्ड बॉडी प्लानिंग भी करती है और पॉलिसी भी बनाती है। नेक्स्ट है फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अफॉरेस्टेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है, तो ये बॉडी स्टेट गवर्नमेंट्स, एनजीओस और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये इको फ्रेंडली लाइवलीहुड ऑप्शंस के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है इन फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज। अनडेवलप्ड एरियाज में इको फ्रेंडली लाइवलीहुड ऑप्शंस के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। मींस कई ऐसे एरियाज है जहां पर डेवलपमेंट नहीं है और वो ट्रेडिशनल वे का यूज करते हैं, मींस फॉरेस्ट को यूज करते हैं, तो फॉरेस्ट का वो यूज भी करते रहे और फॉरेस्ट बचे भी रहे। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये प्रमोट करती है और ये फॉरेस्ट्री विथ रूरल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करती है। मींस जंगल को बनाए रखना और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, इन दोनों को इंक्लूड करती है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के द्वारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है और ये विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज को एम्पावर करती है ताकि वे जंगलों को बचाए रखें और उनको बढ़ाएं। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। ये वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है फॉर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कम्युनिटी लीडर्स और ये एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स को भी सपोर्ट करती है। अब हम जानते हैं मेजर स्कीम्स अंडर NAEB, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। सबसे पहला स्कीम क्या है? नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था ताकि डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को रीजनरेट किया जा सके थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरी मेजर स्कीम है इसमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज और JFMCs के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया गया। और नेक्स्ट मेजर स्कीम है इको डेवलपमेंट एंड इको रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, स्पेशली हिमालयन इकोसिस्टम्स, डेजर्ट एरियाज और ट्राइबल रीजन्स पर इसका फोकस था। आइए इसके रोल को हम जानते हैं। इन एनवायरमेंटल एजुकेशन इसने स्कूल बेस्ड प्लांटेशन प्रोग्राम्स, इको क्लब्स और ग्रीन अवेयरनेस कैंपेन्स को सपोर्ट किया और इसने फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस और बायोडाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस किया अमंग द स्टूडेंट्स एंड द पब्लिक। मींस लोगों में और स्टूडेंट्स में जंगल के महत्व और जैव विविधता की समझ को एनहांस किया। इसका मेन अचीवमेंट ये है कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स को फिर से हरा भरा बनाने में और इसने लोगों के पार्टिसिपेशन को भी स्ट्रेंथन किया इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। जंगलों को बचाने में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया और इसने
फॉरेस्ट डेवलपमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन को इंटीग्रेट किया, मीन्स इन सभी पहलुओं को जोड़ा ताकि जंगल भी बचे रहें, लोगों को रोजगार भी मिले और रूरल डेवलपमेंट भी हो सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने NAEB को डिस्कस किया। व्हाट इज दैट? नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंसिडेंटल अप्रोच ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन की एक नेचुरल अप्रोच है। इसमें एवरीडे क्लासरूम एक्टिविटीज के थ्रू नेचुरली एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है। इट इज अ मेथड वेयर एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स आर टॉट नेचुरली थ्रू एवरीडे क्लासरूम एक्टिविटीज। इस अप्रोच में रूटीन टीचिंग के पार्ट के रूप में एनवायरमेंटल टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट कंटेंट को प्रेजेंट करते समय स्टूडेंट डिस्कशंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयरिंग के समय हम एनवायरमेंटल टॉपिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं या इश्यूज के बारे में बता सकते हैं। एक स्पॉन्टेनियस मेथड है, मींस एक नेचुरल और इंसिडेंटल मेथड है। इसमें डिस्कशंस, स्टूडेंट क्वेरीज, रियल लाइफ सिचुएशंस में जहां पॉसिबल हो हम उनको एनवायरमेंट के बारे में बता सकते हैं। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल लर्निंग विद इन द डेली टीचिंग प्रोसेस। डेली टीचिंग प्रोसेस में एनवायरमेंट के बारे में उनको सिखाना या एनवायरमेंटल लर्निंग को जोड़ना। नेक्स्ट है उनको इनफॉर्मली, इंसिडेंटली एनवायरमेंट के बारे में अवेयर करना और उनके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना। टू फॉस्टर अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट थ्रू इनफॉर्मल इंसिडेंटल टीचिंग मोमेंट्स। और स्टूडेंट्स को इतना योग्य बनाना ताकि वो एनवायरमेंटल इश्यूज और डे टू डे एक्टिविटीज के बीच में जो संबंध है उसको समझ सके। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस बिटवीन एनवायरमेंटल इश्यूज एंड देयर डे टू डे एक्टिविटीज। And next one is to develop an attitude of curiosity and critical thinking related to environmental concerns. जो environmental concerns हैं, issues हैं, उनसे related critical thinking develop करना ताकि वो गहराई से environmental issues के बारे में सोच सके और उनको solve करने की ability develop कर सके। आइए हम इसके key features को जानते हैं, मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। सबसे पहली विशेषता है spontaneous learning। Students naturally daily activities के through environment के बारे में सीखते हैं। The incidental approach relies on teachable moments that arise naturally during lessons or daily classroom activities. इसमें स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताया जाता है as they come up. डिस्कशन के बीच में यदि ऐसा मौका मिले कि हम उनको एनवायरमेंटल टॉपिक्स के बारे में, इश्यूज के बारे में बता सकते हैं तो हम उस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रियल लाइफ कंटेक्स्ट, वे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एवरीडे सिचुएशंस और करंट इवेंट्स के थ्रू एनवायरमेंटल टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वे अपने लोकल एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर कर सके, लाइक पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, जो उनकी कम्युनिटी से रेलेवेंट है। नेक्स्ट की फीचर है फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल। इसमें जो टीचिंग है वो फॉर्मल कम होती है। एनवायरमेंटल टॉपिक्स को वेरियस सब्जेक्ट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाइक साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, आर्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इट इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। ये मेथड स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वे एक्सप्लोर कर सके एनवायरमेंटल इश्यूज को और टॉपिक्स को। इसमें स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रमोट होता है थ्रू डिस्कशंस, डिबेट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। आइए इसके एडवांटेजेस के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इससे वो रियल वर्ल्ड रेलेवेंस डेवलप कर पाते हैं, मींस स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में या रियल डेली लाइफ में एनवायरमेंटल टॉपिक्स को रिलेट कर पाते हैं। इससे उनकी जो लर्निंग है वो रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल बनती है। नेक्स्ट इज इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। ये मेथड स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करता है जिससे वे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं और उनके सॉल्यूशन के बारे में वो सोच पाते हैं या सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाते हैं। इससे उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप होती है। ये फ्लेक्सिबल मेथड है और अडेप्टेबल मेथड है। इसमें इंसिडेंटली उनको एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है क्योंकि इसमें एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है या सेपरेट एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है। इस मेथड में एग्जिस्टिंग करिकुलम, फ्रेमवर्क्स और एक्टिविटीज में एनवायरमेंटल टॉपिक्स को इंटीग्रेट किया जाता है। आइए इसके लिमिटेशंस के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डेप्थ। स्टूडेंट्स टॉपिक को गहराई से नहीं जान पाएंगे क्योंकि नेचुरली और इंसिडेंटली हम टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट लर्निंग। सभी स्टूडेंट्स को हो सकता है एनवायरमेंटल इश्यूज का इक्वल एक्सपोजर ना मिल सके। नेक्स्ट इज टीचर प्रिपेयर्डनेस। इस मेथड के लिए टीचर्स का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा इस मेथड में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज मे लैक स्ट्रक्चर। इसमें हो सकता है कि स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल टॉपिक्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग
ना डेवलप कर पाए, क्योंकि हम इंसिडेंटली टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स को हम जानते हैं। जैसे साइंस लेसन पढ़ाते समय हम लोकल फ्लोरा और फौना के इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर सकते हैं। इकोसिस्टम से रिलेटेड लेसन पढ़ाते समय हम फ्लोरा और फौना के इंपॉर्टेंस के बारे में स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। नेक्स्ट सोशल स्टडीज में हम अर्बनाइजेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम एयर पोल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल जैसे इश्यूज को भी कॉइन कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिटरेचर एंड एनवायरमेंट, अ स्टोरी और पोम दैट रेफरेंसेस नेचर सच एज नेचर पोएट्री और एनवायरमेंटल थीम्स इन लिटरेचर कैन नेचुरली स्पार्क डिस्कशंस ऑन कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल एथिक्स। यदि हम नेचर से रिलेटेड पोएट्री पढ़ा रहे हैं तो हम कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल एथिक्स से रिलेटेड डिस्कशन भी करा सकते हैं। So these are some of the examples of incidental teaching. I hope you understood about the incidental method of teaching environmental education. Thank you so much. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन को डिस्कस करेंगे। ये कैंपेन एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए लॉन्च किया गया था। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 1986 में लॉन्च किया और ये कंट्री का लार्जेस्ट एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसका मेन एम है लोगों को एजुकेट करना और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के सभी सेक्शंस में एनवायरमेंटल अवेयरनेस को क्रिएट करना और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना और दैनिक जीवन में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना और एक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटीज में स्कूल, कॉलेज, एनजीओ और लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना। आइए इसके की फीचर्स को जानते हैं। की फीचर्स मींस महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहला है ये थीम बेस्ड है। हर साल इस कैंपेन का फोकस एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल थीम पर होता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी, वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और इसकी जो पहुंच है वो नेशन वाइड है। ये पूरे देश में कंडक्ट किया जाता है फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज थ्रू एनजीओ, स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये पब्लिक सेंट्रिक एक्टिविटीज है। इसमें रैलीज और मार्चेस, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, कंपटीशन जैसे ऐसे और पोस्टर, स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स, क्लीनलीनेस ड्राइव्स और फिल्म स्क्रीनिंग्स और एग्जीबिशंस कराए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर दो भागों में है। पहला है अवेयरनेस क्रिएशन और दूसरा है एक्शन कंपोनेंट। टॉक्स, सेमिनार्स, पोस्टर्स के द्वारा अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज लाइक प्लांटिंग, क्लीनिंग और कंजर्वेशन के थ्रू एक्शन पर फोकस किया जाता है। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एनजीओस एंड इको क्लब्स, कम्युनिटी ग्रुप्स, गवर्नमेंट बॉडीज और लोकल पंचायत और अर्बन म्युनिसिपैलिटीज। अब हम इसके इम्पैक्ट को जानते हैं। इससे ग्रास रूट लेवल पर एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ी है और एनवायरमेंटल इश्यूज पर कम्युनिटी लेवल एक्शन एनकरेज हुआ है। मींस लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है और भारत में एनवायरमेंटल एजुकेशन नेटवर्क को इसने सुदृढ़ बनाया, स्ट्रेंथन किया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने NEAC को डिस्कस किया। NEAC स्टैंड्स फॉर नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेस्टर्न घाट्स प्रोटेक्शन मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। इसने 1980 में गति पकड़ी और ये आज भी कंटिन्यूड है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इसका मेन एम था वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करना, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। इस मूवमेंट का फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के खतरे से फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और कम्युनिटीज को प्रिजर्व करना। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वेस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटीज को प्रोटेक्ट करना, डिफॉरेस्टेशन और एंडेंजर्ड स्पीशीज के हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन से बचाना। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज का घर है, तो उनको डिस्ट्रक्ट होने से बचाना। नेक्स्ट है जो खनन की एक्टिविटीज वहां चल रही, जो माइनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं और जो दूसरी एनवायरमेंटली हार्मफुल एक्टिविटीज हैं इस रीजन की, उनको रोकना। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पब्लिक अवेयरनेस को रेज करना। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं
तो इनको बचाना क्यों जरूरी है, इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस को रेज करना। आइए इसके की इवेंट्स और लीडर्स के बारे में जानते हैं। इस मूवमेंट ने 1980 में मोमेंटम पकड़ा या मोमेंटम गेन किया, स्पीड पकड़ी और आज दिन तक ये कंटिन्यूड है। आइए उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। दो की एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक केरला शास्त्र साहित्य परिषद और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। लोकल कम्युनिटीज, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और एनजीओस ने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया ताकि एनवायरमेंटल लॉ और स्ट्रॉन्ग बन सके। आइए इसके हम सिग्निफिकेंस को जानते हैं। इस मूवमेंट की वजह से हम यूनिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा और फौना को बचा सके। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो फ्लोरा और फौना की यूनिक स्पीशीज का घर है और ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ यही पाई जाती हैं स्पीशीज और उनको खतरा है, तो इनको बचाने में इस मूवमेंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इस मूवमेंट ने मदद की ताकि हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को जान सके, क्योंकि ये इकोसिस्टम कई तरह की क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वाटर सप्लाई, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और इसने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया और इस मूवमेंट की मदद से सेंचुरीज और नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट होने लगा। मींस इसने एस्टैब्लिशमेंट को लीड किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वेस्टर्न घाट्स प्रोटेक्शन मूवमेंट को डिस्कस किया। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसे एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्लाइमेट चेंज को भी ऐड किया गया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट्री पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को प्लान, प्रमोट और ओवरसी करना। ओवरसी मीन्स मॉनिटर करना। आइए इसके एस्टैब्लिशमेंट को जानते हैं। इसे 1985 में एस्टैब्लिश किया गया और 2014 में इसे रीनेम किया गया और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और करंट मिनिस्टर है मिस्टर भूपेंद्र यादव। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना, पोल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करना, बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, नेशनल पॉलिसीज और ग्लोबल कोऑपरेशन के द्वारा क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना। आइए इसके फंक्शंस को जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन है पॉलिसी बनाना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। नेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल पॉलिसीज को बनाना और स्टेट्स और इंटरनेशनल बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। ये इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड करती है ये बॉडी। मींस उनको क्लीन चिट या अप्रूवल प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर सके और उन प्रोजेक्ट्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी असेस करती है कि इन प्रोजेक्ट्स का जो प्रभाव है वो एनवायरमेंट पर क्या होगा या क्या हो रहा है। कंडक्ट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को ये इम्प्लीमेंट करती है ये मिनिस्ट्री और एफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इम्प्लीमेंट करती है और उसे मॉनिटर भी करती है। ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है, लाइक ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करती है और ये एयर, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस को लागू करती है या उन्हें एनफोर्स करती है। ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी एफर्ट्स लगाती है। इट लीड्स इंडियाज एफर्ट्स इन इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। मींस जो इंटरनेशनल बॉडीज है उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करती है, मींस उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को इम्प्लीमेंट करती है और ये एनवायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड करती है। ये प्रोग्राम जैसे नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, इको क्लब्स, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन कंडक्ट करती है और इनके थ्रू अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोवाइड करती है। आइए इसके इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं। इस मिनिस्ट्री के अंदर कई इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
अब इसके मेजर अचीवमेंट्स को हम जानते हैं। पहला मेजर अचीवमेंट या उपलब्धि है कि इसने क्लाइमेट चेंज पर नेशनल और स्टेट लेवल एक्शन प्लान्स को डेवलप किया और टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज और टाइगर रिजर्व्स को बढ़ाया, एक्सपैंड किया और उन इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जिन्होंने एनवायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट किया। और इसने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसे हम वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इफेक्टिव, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंडास को सेट करने वाली ये लीडिंग अथॉरिटी है और ये यूनाइटेड नेशंस सिस्टम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एनवायरमेंटल डायमेंशंस के इंप्लीमेंटेशन को प्रमोट करती है। आइए इसके एस्टैब्लिशमेंट को जानते हैं। इसे 5 जून 1972 को एस्टैब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी, केन्या में और इसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, के बाद एस्टैब्लिश किया गया और इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना और इमर्जिंग प्रॉब्लम्स से गवर्नमेंट और पब्लिक को अलर्ट करना, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना और रिसर्च, पॉलिसी एडवाइस, एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। आइए इसके की फंक्शंस को जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक जैसी रिपोर्ट से एनवायरमेंटल चेंजेस को ग्लोबली ट्रैक करना, इंटरनेशनल ट्रीटीज को सपोर्ट करना। ये कई एग्रीमेंट्स को सपोर्ट करती है, कई ग्लोबल एनवायरमेंट एग्रीमेंट जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इन सभी को सपोर्ट करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करती है डेवलपिंग कंट्रीज की, ताकि वे एनवायरमेंटल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन कर सके। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस को रेज करना, जैसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर एनवायरमेंटल इश्यूज के प्रति अवेयरनेस को इंक्रीज करना और एक्शंस को प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करना, स्पेशली गोल 13, गोल 14 और गोल 15। गोल 13 is on climate action, goal 14 is on life below water and goal 15 is on life on land। आइए इसके मेजर कैंपेन्स और इनिशिएटिव्स को जानते हैं। सबसे पहला कैंपेन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर UNEP's फ्लैगशिप ग्लोबल आउटरीच डे, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट वर्ल्ड वाइड, फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव, एंगेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड UNEP फाइनेंस इनिशिएटिव, ताकि सस्टेनेबल फाइनेंस को प्रमोट किया जा सके। आइए इसके अचीवमेंट्स को हम देखते हैं। इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसने सिग्निफिकेंटली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस किया और इसने कई प्रयास किए ताकि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और इसने एनवायरमेंटल लॉस और पॉलिसीज को शेप करने में हेल्प की अक्रॉस कंट्रीज। So friend, in this video we have discussed about UNEP, that is United Nations Environment Program. Thank you so much. Friends, इस वीडियो में हम सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एजुकेशन को प्रमोट करता है। इसका मेन रोल है इश्यूज के बारे में पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना, मीन्स इश्यूज के बारे में लोगों की समझ विकसित करना। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद, गुजरात में है। इसके फाउंडर है कार्तिकेय साराभाई और ये एनवायरमेंटल एजुकेशन में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तरह कार्य करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डेवलप एंड प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन को डेवलप करना और प्रमोट करना और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों को एनकरेज करना कि वे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करें, पर्यावरण को बचाने में वो भागीदारी दें। नेक्स्ट है स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना ताकि वे एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एजुकेशन में इंक्लूड करें, इनकॉर्पोरेट करें। सो मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है एजुकेशन को डेवलप और प्रमोट करना, सेकेंड लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करें
और स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना ताकि वे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ सके। आइए इसके की फंक्शंस को जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन है एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ऐसे मटेरियल को डिजाइन करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को डिजाइन करना, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाना और एक्टिविटी बुक्स बनाना जिससे इको फ्रेंडली बिहेवियर बच्चों में और यूथ में प्रमोट हो सके। सो पहला फंक्शन यही है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, एक्टिविटी बुक्स को डिजाइन करना जिससे इको फ्रेंडली बिहेवियर बच्चों में और बड़ों में प्रमोट हो सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, एनजीओस के लिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। नेक्स्ट है स्कूल एंड यूथ इनिशिएटिव्स। प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करना जैसे पर्यावरण मित्र, नेशनल ग्रीन कॉप्स, यंग रिपोर्टर्स फॉर द एनवायरमेंट। नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। रूरल और अर्बन कम्युनिटीज के साथ काम करना ऑन वाटर, वेस्ट, एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल लिविंग। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, एग्जीबिशंस, पब्लिकेशंस, डिजिटल मीडिया कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करना ताकि एनवायरमेंटल अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके। नेक्स्ट है रिसर्च एंड पॉलिसी सपोर्ट, पॉलिसी इनपुट्स और एजुकेशनल मॉड्यूल्स को प्रोवाइड करना फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए एजुकेशनल मॉड्यूल्स को बनाना और पॉलिसी इनपुट्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है वर्क एरिया। ये कई एरियाज में काम करता है इंस्टीट्यूशन जैसे एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर एंड सैनिटेशन। इसके अचीवमेंट्स को हम जानते हैं। इसने इंडिया का पहला एनवायरमेंटल एजुकेशन करिकुलम डेवलप किया। नेक्स्ट, इसने एक लीडिंग रोल प्ले किया इन इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में एनवायरमेंटल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में इसका मेन रोल है। नेक्स्ट है, इसने नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर करके कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, लाइक यूनेस्को, यूएनईपी, एनसीईआरटी। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके पार्टनरशिप में एनवायरमेंटल एजुकेशन को करिकुलम में इनकॉर्पोरेट किया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डायरेक्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। इसे स्पेशलाइज्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। डायरेक्ट अप्रोच एक ऐसा मेथड है जिसमें स्कूल करिकुलम में एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक सेपरेट और स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोचेस में एनवायरमेंटल कंटेंट को दूसरे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जाता। डायरेक्ट अप्रोच में एनवायरमेंटल टॉपिक्स पर ही पूरा फोकस होता है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स का इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स में या लर्नर्स में इको फ्रेंडली एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को डेवलप करना। नेक्स्ट, रियल लाइफ एनवायरमेंटल इश्यूज से डील करने के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। आइए इसके की फीचर्स को जानते हैं। की फीचर्स मींस मुख्य विशेषताएं। इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है जिसकी अपना सिलेबस होता है, टेक्स्ट बुक्स होती हैं और इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। इसमें टॉपिक्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज को इंक्लूड किया जाता है। और इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग, फील्ड विजिट्स और प्रोजेक्ट मेथड को एनकरेज किया जाता है। हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब हाथों से करके सिखाना ताकि उनको एक्सपीरियंस मिल सके। आइए इसके एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें लर्निंग फोकस्ड होती है, मींस स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है डीपर अंडरस्टैंडिंग। ये जो अप्रोच है वो अलाउ करती है कि जो लर्नर्स हैं वो एनवायरमेंटल साइंस पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को डिटेल एक्सप्लोर करें, मींस उसको डिटेल में एक्सप्लोर कर सके। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। इस अप्रोच के द्वारा स्टूडेंट्स में ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स प्रमोट होती है, मींस डेवलप होती है। नेक्स्ट टीचर एक्सपर्टीज। इस अप्रोच में उन टीचर्स के द्वारा ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है। इट इज टॉट बाय टीचर्स हु आर स्पेसिफिकली ट्रेंड इन एनवायरमेंटल साइंसेस और स्टडीज। अब हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है टाइम कंस्ट्रेंट। ऑलरेडी जो फुल करिकुलम है उसमें एक नए सब्जेक्ट को फिट करना स्कूल के लिए स्ट्रगलिंग हो सकता है।
नेक्स्ट है रिसोर्स इंटेंसिव, इसके लिए इंटेंसिव रिसोर्स की जरूरत है, मींस इसमें स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, ट्रेन टीचर्स और टीचिंग एड्स की जरूरत है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ आइसोलेशन, स्टूडेंट्स इसे एक स्पेसिफिक कंसर्न की तरह देख सकते हैं और हो सकता है कि वे इसे डेली लाइफ और दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट या लिंक ना कर पाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डायरेक्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में जाना। यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।